अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज ख़बरें और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो दो बड़ी ख़बरें हैं इनको मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा उन पे बात करूँ। एक बड़ी जो डेवलपमेंट होने जा रही है जिसमें मरीम नवाज़ का फ्यूचर एक दफ़ा से फिर ख़तरे में पड़ गया है। शरीफ ख़ानदान की अगर बात की जाए तो उन पे बेशुमार केसेस हैं, उनके बेटों पे केसेस हैं, वो पूरा ख़ानदान तकरीबन इस वक्त इन्वॉल्व है। हमजा शहबाज को देख लें, आप शहबाज शरीफ को देख लें, उसके बेटों को देख लें, और फिर इस तरह से हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ को देख लें, मरीम को देख लें। ये सारी चीज़ें तो थी, लेकिन वो कुछ भाग गए हमें बेटे जो यहाँ हैं उनकी बात करूँगा। ख़ास तौर पे मरीम की जो चौधरी शुगर मिल्स है, ये एक बड़ा केस था, बहुत वेटेड केस था। इसका इंतज़ार किया गया कि ये हम ये समझते थे, जो हमारे जानने वाले दोस्त हैं वो भी ये कहते थे कि अगर ये रमज़ान शुगर मिल के अलावा ये जो अगर चौधरी शुगर मिल का केस खुल जाता है तो ये बहुत तवाकुन हो सकता है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने थी, इदारों के पास थी, एक डिटेल थी, SCCP से लेके नेब तक तकरीबन तमाम इदारों के पास इसका बहुत बड़ी तादाद में डेटा पड़ा हुआ है। बुनियादी तौर पे ये शुगर मिलती, इस पूरे ख़ानदान की अपनी बहुत बेशुमार शुगर मिले, लेकिन अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें समझ आ गई कि जिस तरह मरे हुए लोगों के नाम पे हम कहते थे जरदारी मशहूर था, या उनके जो ओमनी ग्रुप है या वो सैन लवाई मशहूर थे कि वो फालूदे वाले लोगों के नाम पे अकाउंट खोलते थे। यहाँ इस शुगर मिल का जो सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग फेज़ है वो ये कि ये शुगर मिल के जो एहसासे थे वो एक ऐसे बेनामी एहसासे सामने आए किस तरह से वो मरीम सफदर साहिबा के नाम पे फिर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये जो रमज़ान शुगर मिल के बाद ये जो चौधरी शुगर मिल है, ये इस पूरे शरीफ ख़ानदान के मुश्तरका एसेट था इनका, ख़ास तौर पे मरीम का, हसन का, हुसैन का। ये इसके जो कुछ एहसासे थे वो मरीम के नाम पे ट्रांसफ़र हुए। तो ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। इनके एक तीसरा पार्टनर था जो इस वक्त तो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर था। उसको इल्म भी नहीं है, उसके दस्तखत हुए, उसके नाम पे ये एसेट बने, फिर उसके दस्तखतों को लेके ये एसेट सारे उसके नाम पे चलते रहे। कुछ अरसे बाद ये फिर मरीम सफदर साहिबा के नाम पे ट्रांसफ़र हुए। अब जो इससे भी दिलचस्प बात ये कि उस शख्स ने खुद ये एफिडेविट लिख के दे दिया कि मुझे नहीं पता किस तरह से मेरे नाम पे ये चीज़ें ट्रांसफ़र हुई। एक इंटरेस्टिंग वाक़या ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह हुआ था कि एक शख्स, जब हम ये बात करते थे, हम देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो जरदारी साहब के कुछ मुंसलिक जो अकाउंट्स खुल रहे थे, तो एक शख्स ऐसा भी आया, उसने कहा जी कि मुझे तो पता ही नहीं मेरे अकाउंट में किस तरह से 8 करोड़ की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। तो बिल्कुल उसी शख्स ने भी आज ये बता दिया इदारों को कि मैं उसने ये लिख के दिया कि मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, किस तरह से मेरे चौधरी जो शुगर मिल है उसमें मेरे एहसासे थे, वो एहसासे ट्रांसफ़र हुए। अब मसला ये है कि जाली कागजात का मसला है। मरीम की रिपूटेशन जो है वो पहले भी इस जाली कागजात से मशहूर है। उन्होंने कैलिबरी फाउंड किया था, वो इस नाम से जानी जाती हैं क्योंकि वो केस अभी भी इंटैक्ट है, वो चल रहा है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि वो केस ख़त्म हो गया। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात की थी कि जो कैलिबरी फाउंड का मसला है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। चूँकि मेन अपील हाई कोर्ट में है, तो इस वक्त नेब कोर्ट के जो जज थे उन्होंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि अभी मेन अपील है, उसके बाद ये देखेंगे। जो ये लोग ये समझते हैं कि केस ख़त्म हो गया, जाली जो है वो इसका एफिडेविट का या जाली ट्रस्ट डीड का वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी है। तो अब इस ख़ास तौर पे ये जो चौधरी शुगर मिल है इसमें भी कुछ जाली कागजात हैं। नेब के पास तकरीबन 5 करोड़ से ज़ायद के जो शेयर्स थे वो इनके नाम पे थे, मरीम साहिबा के नाम पे थे। लेकिन हैरानकुन बात मैं आपको बताऊं, एक और बड़ा एक तारीखी वाक़या, एतजाज़ हसन साहब इसके वकील थे। नवाज़ शरीफ के जो भाई थे मियाँ शरीफ, उन्होंने भी अपने भाई की जायदादों पे कब्ज़ा किया था। तो एतजाज़ हसन साहब ने मेरी वीडियो में एक दफ़ा कहा था कि ये बरादरान यूसुफ हैं, और ये चीज़ अंदर रिकॉर्ड है कि नवाज़ शरीफ के वालिद ने अपने भाइयों की जायदाद पे कब्ज़ा किया था। तो अब यूसुफ अब्बास इस केस में मरकज़ी मुलज़म है। इनके कज़न, इनकी फैमिली के मेंबर हैं अब्बास शरीफ के साहबजादे। उन्होंने तकरीबन ये बात बता दी है, इतलात ये हैं कि उन्होंने ये कहा कि ये जो मैं जो बता सकता था, मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये सारी मरीम जो है वो इसमें ज़्यादा बेनिफिशरी थी, उसके नाम पे बहुत सारे जो है वो एसेट ट्रांसफ़र हुए हैं। उन्होंने वो भी बताया उस बंदे का, किस तरह से वो बंदा था जिसको इस बारे में कोई इल्म ही नहीं था। तो वो सारी चीज़ें मरीम के पास, मरीम के नाम पर ट्रांसफ़र हुई। अब मरीम को भी तलब किया इसमें, उनके भाइयों को भी तलब किया है। मरीम के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है, चूँकि SCCP के पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है। इसमें
मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, इसमें बेशुमार टीटीज इन्वॉल्व हैं, इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो इस शुगर मिल को लेके किस तरह से पैसा जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता रहा, और उसमें मरियम भी बराह रास्त इन्वॉल्व थी। ये केस मरियम की सफदर साहिबा की सियासत के लिए ज़्यादा तबाहकुन साबित हो सकता है। गो उनके भाई अगर पाकिस्तान में नहीं है, उनको भी जब लाया जाएगा, वो तो है ही है, लेकिन मरियम की जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं इस केस से इनकाउंटर हो जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट ये था कि जेल से इनके एसी रिमूव करने की जो गुफ्तगू है वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, नेब कोर्ट में मैं जाता हूँ, खुद आसिफ जरदारी नेब कोर्ट में आते हैं, तो वो जिसे कार्रवाई ख़त्म होती है अदालत की तो एसी वगैरह बंद होते हैं, तो वो जज से ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ वो उसमें बैठ जाते हैं, वहाँ वो सिगरेट पीते हैं, वहाँ वो फ़ोन कॉल्स करते हैं, वहाँ फिर वो एसी ऑन करवाते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, अगर वो फ़ैन ऑन थे तो उन्होंने कहा जी नहीं फ़ैन ऑफ़ करें, हमें एसी ऑन करके दें। तो वो अपनी मर्ज़ी की वो सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ जितने भी इनकी रिमांड होते हैं, ये वहाँ जाते हैं, कहते हैं हमें अपनी मर्ज़ी का खाना जो है वो दिया जाए जेल में, हमें ये चीज़ें दी जाएँ, हमें अटेंडेंट दिया जाए जेल में। ये सारी ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें कौम को ये चीज़ समझ नहीं आती। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ये गिरफ़्तार हो गए तो अब बहुत कुछ डिफरेंट हो जाएगा। देखिए ये गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तार होकर ये जब ये जेल जाते हैं, जेल भी इनको जेल में और घर में कोई फ़र्क नहीं होता। एक तहकीक का मानी क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तहकीक का ये मानिए कि आप एक ऐसे बंदे को थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं, आप उसको कुछ किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हैं जहाँ वो साइकोलॉजिकली या फिजिकली टॉर्चर होता है, तो वो कुछ ऐसी अनयूजुअल उसको इन्वायरमेंट देते हैं तो वो चीज़ें बताने के काबिल होता है। फिर वो आपको बताता है कि भाई ये चीज़ें मुझसे मुंसलिक हैं, इसके हक़ाइक़ हैं। अदरवाइज़ जेल में और घर में कोई फ़र्क नहीं होता। ज़ाहिर है एसी लगा हुआ है, घर में भी एसी लगा हुआ है, जेल में भी एसी लगा हुआ है। जेल में कि आप ज़्यादा लोगों से नहीं मिल सकते, लेकिन ये इतने तेज़ लोग हैं, ये अपनी मर्ज़ी के लोगों से मिल भी लेते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के खाने भी खा लेते हैं, इनको टीवी भी लगा हुआ है, इनके हाथ में रिमोट है, ये चाहे जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम देखें। फिर तहकीकात के अमल में जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा खलल है वो प्रोडक्शन आर्डर का होता है। ये लोग प्रोडक्शन आर्डर लेके उधर आ जाते हैं, तो फिर नेब की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो बताते हैं सर आज ये हो गया, इतने दिन ये उधर रहे, इतने दिन ये उधर रहे, तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जेल में भेजने का मकसद फोत हो जाता है। अब ये जो मूव है ये इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इनको इदारे इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनको एसी नहीं दिया जाएगा, इनको इनकी मर्ज़ी के खाने नहीं दिए जाएंगे, इनको अटेंडेंट नहीं दिए जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? ये डेफिनेटली उस एनवायरनमेंट को नहीं सकेंगे, ये बताने के काबिल होंगे, ये मजबूरन बताएंगे कि भाई हमने ये कुछ किया है, हमारे साथ इतनी ज़्यादा ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे क्राइम है। अदरवाइज़ ये कभी भी नहीं बताएंगे। ज़ाहिर है घर का माहौल है, जेल के माहौल में कोई फ़र्क नहीं है। बेटे में जेल में अयाशी लगी हुई है, जब तक अब इनको टफ टाइम नहीं दिया जाएगा उसकी एक वजह है। देखिए नवाज शरीफ आपको याद होगा किस तरह से भाग गए थे। उनके साथी जो उनके साथ जेल में थे, उनके साथ वाले खानों में पाबंद थे, पाबंद सलासल थे, उनकी ही वजह से थे। वो ये कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड, आप द हुसैन की किताब पढ़ें कि भाई नवाज शरीफ को मच्छर जैसे काटने लगे, जैसे जेल का माहौल थोड़ा सा टाइट हुआ, जैसे ही बिजली ख़त्म हुई, जैसे ही वहाँ जो है उनको गर्म पानी दिया जाने लगा, तो उन्होंने डील कर ली। डील करके वो भाग गए मुल्क से, और अपने वो लोग जो उनके साथ गिरफ्तार हुए थे उनको भी नहीं खबर होने दी। तो इनकी बसात सिर्फ इतनी है, ये 4, 10, 20, 30 मिनट जो एक मज़दूर पूरा दिन गर्मी में सड़ रहा होता है, हाथ सर ठंडा करता है, जो गीली चादर सर पे रख के जो है वो मज़दूरी करता है, 200-300 रुपए की, वो पूरा दिन सहता है। इनके अंदर उसके अंदर कुव्वत ईमानी होती है। यकीन मानिए ये 10 मिनट 20 मिनट में भी जो है वो कड़ी धूप को नहीं सह सकते। जब इनको टफ टाइम दिया जाएगा, ये सब कुछ बताएंगे, सारी तहकीकात जो 2-2, 4-4 महीनों में होनी है वो 1 हफ्ते के अंदर हो जाएंगी। क्यों? आज हम देखते हैं शायद खकान अब्बासी जब नेब कोर्ट में आते हैं तो V8 गाड़ी में आते हैं। बहुत सारे लोग आप में से ये जानते भी नहीं होंगे कि V8 गाड़ी, भाई एक तरफ शाहिद मसूद को जो है वो कड़ियों में और संगीन जराइम के मुलजमान के साथ पेश किया जाता था, दूसरी तरफ इनको प्रोटोकॉल में लाया जाता है, प्रोटोकॉल में बिठाया जाता है, प्रोटोकॉल में रखा जाता है, V8 गाड़ी में लाया जाता है। जब एक तरफ ये भी है और दूसरी तरफ आप देखिए बेशुमार ऐसे कैदी हमारी जेलों में जिनको साल अपने घर देखना नसीब नहीं, घर वालों को देखना नसीब नहीं होता, घर वालों से बात करना नसीब नहीं होता, घर का खाना तो दूर की बात, सोते हैं 4-4, 5-5 लोग एक कमरे में। तो किस तरह से फिर हम उस रियासत मदीना पे यकीन करेंगे जब एक तरफ खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, दूसरी तरफ आम लोगों के लिए और इंसाफ है, आम लोगों के लिए और जेलें, आम लोगों के लिए और सज़ाएँ, और बड़े बड़े लोगों के लिए और सज़ाएँ, जो जेलों में भी सिगरेट पीते हैं, याशियाँ करते हैं, अदालत में आते हैं वहाँ भी करते हैं। तो ये 2 दिन की मार है। यकीन मानिए इनका सब्र, इनकी बसात इतनी नहीं है कि ये 2 दिन सह सकें गर्मी को। इनको थोड़े से मच्छर काटेंगे तो फिर इनको समझ आएगी कि भाई इस वक्त यही बुढ़ापा है
इतनी जायदाद लूटी हुई आज हमारे काम नहीं आती तो कल हमारी औलाद की किस काम की, तो ये उस बात को कभी भी नहीं सह सकेंगे। ये देखते हैं टीवी पे लोग इनके बारे में गुफ्तगू करते हैं, ये देखते हैं सहाफ़ी इनके बारे में लगे हुए हैं, ये देखते हैं बाहर जलसे भी हो रहे हैं, ये देखते हैं टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, माहौल गर्म है, तो क्या ज़रूरत है इनको किसी ऐसे रिस्क पे जाने की, क्या ज़रूरत है इनको कंप्रोमाइज़ करने की, क्या ज़रूरत है इनको कोई डील करने की। ये माहौल तो सारा इनके फेवर में जाता है। खान साहब जितनी मर्जी तकरीरें करें, खान साहब जितनी मर्जी बातें कर लें कि ये एहतिसाब होगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, भाई जेल में तो डाल दिए। जब जेल में ये हालात इनके लिए टफ नहीं होंगे, जब जेल में इनको एक नया एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उस वक्त तक ये कुछ भी बताने के काबिल नहीं होंगे, ना ये बताना चाहेंगे। एक सवाल ये था कि किस तरह से इदारों को ठीक किया जा सकता है। देखिए, इदारों को ठीक करना कोई छोटा अमल नहीं है। इदारों को ठीक करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। उस जो लोग हैं इदारों को चलाने वाले, कवानीन एक तरफ जो लोग हैं उनकी अपनी विल है, उनकी तरबियत है, उनकी अखलाकी तरबियत है। हम एक बिगड़ा हुआ माशरा है। हम रियासत जो है वो, बेशक मैं अपनी किताब में भी एक जुमला मैंने लिखा हुआ वो मैं कोट करता हूँ, ये रियासत जो है तमाम जो ताकतवर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनके लिए आला कार होती है, और ये गरीब लोगों की ज़िंदगी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। गरीब लोगों की ज़िंदगी से ये बिल्कुल गायब होती है ये रियासत। तो रियासत को चलाने के जो लोग हैं, जो इदारों में बैठे हुए हैं, वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाले जब तक एहतिसाब का अमल अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा, जब तक इंसाफ का अमल अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा। इस वक्त जो पहले मरहले में मेरे ख्याल में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो मेरिट के अंदर जितनी भी आप तैनातियाँ करें, दूसरा आप एहतिसाब के अमल को टाइट करें, लोगों के अंदर ये खौफ आएगा कि उन्होंने काम करना है, उन्होंने डिलीवर करना है, उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए सोचना है, इस पाकिस्तानी कौम के लिए सोचना है, तो वो एक मूव डेवलप हो सकती है। अदरवाइज़ ये तमाम लोग ऐसे हैं, बेशुमार महकमे ऐसे हैं जो करप्शन की और कुर्बा परवी की जड़ बने हुए हैं। एक सवाल ये था कि डील दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए, डील से मुराद क्या है? डील से मुराद अगर ये कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पैसा जो है वो नहीं देते और किसी तीसरी कुव्वत को इन्वॉल्व करके बाहर चले जाते, तो ये डील पाकिस्तान के हक़ में किसी तरह से भी नहीं है। अगर वो पैसा दे देते, अगर वो ख़ुजाने में जितना उन्होंने लूट मार किया हुआ है, जितना इस मुल्क को जो 24,000 अरब डॉलर जो है वो बढ़े हैं पिछले 10, 12, 15 सालों में, तो अगर वो इसका कोई हिसाब किताब हो जाता है, वो किसका कोई एक मखसूस पोर्शन देने के पे राज़ी होते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको इस मुल्क से निकालने में कोई हर्ज नहीं। प्ली बार्गेन जब वो ज़ाहिर करेंगे तो डेफिनेटली फिर उस सियासत के काबिल नहीं रहेंगे। हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगेन हम आपके सवाल लेंगे, सवाल करें लेकिन मुख्तसर सवाल करें। हमारी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफिज़।